नमस्कार बंधुओं। आज एक नया टॉपिक आपके समक्ष लेकर मैं उपस्थित हूँ और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि ब्रिटिश कालीन भारत में धन का बहिर्गमन का सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या थी, इसकी किस तरीके से व्याख्या की गई और किस तरीके से अंग्रेजों ने ये सारी की सारी प्रक्रिया की थी, इसके बारे में आज विचार करेंगे और क्या प्रभाव पड़े थे भारत पर इसके। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जब अंग्रेजों ने भारत में हस्तक्षेप शुरू कर दिया था, राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू कर दिया था, उससे पहले ही वो व्यापारिक गतिविधियां कर रहे थे और व्यापारिक गतिविधियों के आधार पर आर्थिक शोषण शुरू हो चुका था, आर्थिक दोहन शुरू हो चुका था, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज शुरू हो चुका था। तो उसके माध्यम से भारत के बहुत सारे संसाधन और धन बाहर जाने लगा था, ब्रिटेन जाने लगा था। तो इस स्थिति को हमें देखना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, पहले तो ब्रिटिश सरकार के माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि व्यापार का काम कर रही थी, उसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तमाम रिसोर्सेज को इकट्ठा करना शुरू किया। मद्रास प्रेसिडेंसी के जो अध्यक्ष थे जॉन सुलिवन, उन्होंने अपने सिद्धांत को, अपने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा था कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम गंगा और यमुना के दोआब से स्पंज की तरह रिसोर्सेज को भरकर ले जाएं और टेम्स नदी के किनारे निचोड़ दें। टेम्स नदी जो कि इंग्लैंड में है, जिसके किनारे लंदन बसा हुआ है। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी की थ्योरी क्या थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की थ्योरी ये थी कि रिसोर्सेज को जिस तरीके से स्पंज में पानी भर लेते हैं और उस पानी को दूसरी जगह निचोड़ा जा सकता है, उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये नीति अपनाई थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने भारत में जगह जगह पर क्या किया कि अपना धन लगाना शुरू किया और 2 करोड़ रुपए का व्यय किया इन्होंने प्लासी के युद्ध से पहले। 2 करोड़ रुपए का, जिसके आधार पर वो विभिन्न चीजों को खरीदा, उन्होंने विभिन्न वस्तुओं को खरीदा और खरीद करके वहां ले गए। लेकिन जब वस्तुएं वहां ले गए इंग्लैंड में, तो वहां पर विचार किया गया और ये विचार किया गया कि अगर हम अपनी पूंजी को भारत में लगा देंगे तो उससे हमें नुकसान होगा। हमें भारत की पूंजी को ब्रिटेन लाना है और लिहाजा 1720 ईस्वी में एक कानून बनाया गया और उस कानून के आधार पर भारत के जो सूती और रेशमी वस्त्र थे, जिनको कि पहले ले जाया जाता था वहां पर, उन पर रोक लगा दी गई और ये कह दिया गया कि इनको अब इंग्लैंड में कोई नहीं पहनेगा, भारतीय वस्त्रों को। जिससे क्या हो गया, यहीं से इसी घटना के बाद क्या होता है कि धन का प्रवाह उल्टा हो गया। जो धन पूंजी के रूप में इंग्लैंड से भारत आ रहा था, अब उसका प्रभाव उल्टा हो गया। भारत से धन अब इंग्लैंड जाने लगा लाभ के रूप में। तो ये स्थिति जब पैदा हो गई, ये स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती चली गई और इसके लिए जब इंग्लैंड में, लंदन में एक सम्मेलन हुआ, एक सभा हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का एक सम्मेलन हुआ 8 मई 1867 ईस्वी को। 8 मई 1867 ईस्वी को जब ये सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी, जो कि अच्छे अर्थशास्त्री थे, वो वहां पर एक लेख प्रेजेंट करते हैं, एक लेख प्रस्तुत करते हैं। उस लेख का नाम होता है इंग्लैंड डेट टू इंडिया। इंग्लैंड डेट टू इंडिया, कि इंग्लैंड के द्वारा किस तरीके से भारत में कर्ज की स्थिति पैदा कर दी गई, किस तरीके से धन का।
इस सिद्धांत को ही कहा गया है, ये सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया, ये दादा भाई नौरोजी और महादेव गोविंद रानडे के द्वारा प्रस्तुत किया गया था इसको। और ये इसी को कहा गया है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो इसके बाद जब ये बात आई, जब ये लेख के द्वारा सारी चीजें प्रकाश में आई, तो फिर उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने उसको विस्तार से, जब और लोगों ने जानना चाहा कि आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ऐसा कैसे हो रहा है, तो उन्होंने विस्तार से उसके पाठ करके चीजों को, उस पूरे सिद्धांत के पाठ करके समझाया। और उसके लिए उन्होंने और 3 रिसर्च पेपर लिखे और लेख लिखे, उन लेखों के माध्यम से समझाया। पहला लेख था इसमें पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में जो गरीबी है उसके बारे में अध्ययन करने के बाद ये लेख लिखा गया था 1867 ईस्वी में, महादेव गोविंद दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। इसमें बताया गया था कि भारत में जो गरीबी बढ़ रही है, इस गरीबी के लिए पूरी तरीके से जो ब्रिटिश रूल है वो जिम्मेदार है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है अंग्रेजों की समय समय पर बदलती रही। उसका जो पहला चरण अगर हम देखेंगे, वो था प्रारंभ से लेकर के 1765 ईस्वी तक। 1765 का ईस्वी का मतलब बक्सर के विद्रोह तक। उस समय की इकोनॉमिक पॉलिसी अलग थी, क्योंकि अभी तक उनको कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं मिल पाया था। लेकिन 1764 ईस्वी में बक्सर के विद्रोह के द्वारा जब उनको बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी मिल गई, तो उसके बाद पॉलिसी में चेंज आया और लैंड एंड रेवेन्यू सिस्टम पर उन्होंने अपना पूरा निगरानी रखी और उसको किस तरीके से वसूला जाए, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए उसके। तो तब से लेकर के 1765 से लेकर 1858 ईस्वी तक का एक ये पूरा इकोनॉमिक पीरियड रहता है। इस पीरियड के अंदर वो क्या क्या पॉलिसीज अपनाते हैं और इनके द्वारा कैसे वेल्थ ड्रेन होता है। इसके बाद 1858 ईस्वी से लेकर के और 1947 ईस्वी तक का ये एक अलग चरण रहता है। तो अगर हम पहले चरण में देखें, तो पहले चरण में तो इनका ये था व्यापार के द्वारा लाभ कमाना था, ठीक। दूसरे चरण के अंतर्गत हम देखें जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, उसमें व्यापार के साथ साथ रेवेन्यू वसूल करना, उपहार ग्रहण करना और तमाम तरीके की दंड लगाना, जुर्माने लगाना, ये सारी की सारी चीजें इस पीरियड में रही 1765 से लेकर से 1858 ईस्वी तक। तो इनके माध्यम से धन जो है ब्रिटेन जाने लगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे वो उपहारों के रूप में, दस्तक के रूप में और तमाम तरीकों से बहुत सारा धन इकट्ठा करते थे और इंग्लैंड ले जाते थे। इसका जो तीसरा चरण है, तीसरे चरण के अंदर क्या होता है, तीसरे चरण के अंदर संरचनात्मक डेवलपमेंट के नाम पर जो अब चूंकि शासन ब्रिटिश सरकार के अधीन आ चुका है महारानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद, तो भारत में रेलवे, गृह, सड़क और हवाई यातायात और विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना, ये सारा का सारा काम इस दौर में चलता है। और इसी दौर के अंदर इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है और लिमिटेड कंपनियों की स्थापना होती है। तो इसमें संरचनात्मक डेवलपमेंट होता है और इस डेवलपमेंट के अंदर जो पूंजी लगाई जाती है इंग्लैंड के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, उस पूंजी के बदले भारत से पैसा वसूल किया जाता है कर्ज के रूप में। 1947 ईस्वी में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, तब भी भारत के ऊपर करोड़ों रुपया जो है वो इंग्लैंड की देनदारी थी। तो इस तरीके से देश कर्ज में डूबता चला गया इस तरह, और उधर ब्रिटेन जो है लगातार धन ले जाता रहा। इनका दूसरा जो दादा भाई नौरोजी ने इसी पॉवर्टी की जिक्र किया, किस तरीके से हिंदुस्तान पॉवर्टी में चला गया। और इसके बाद जो दूसरा उन्होंने लेख लिखा है इस संबंध में था द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1870 में ये पुस्तक लिखी गई थी। इसमें उन्होंने भारत की जो इच्छाएं हैं, जो मांगे हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसमें क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, इस पर लेख लिखा था।
अगला था ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, 1871 में लिखा था। यानी भारत की जो वाणिज्यिक स्थिति है, भारत की जो व्यापारिक स्थिति है, वो वाणिज्यिक स्थिति जो जब अंग्रेजों ने भारत के व्यापार के द्वारा, भारतीय व्यापार के द्वारा जो भारतीय उद्योग थे उनको बिल्कुल नष्ट कर दिया था, चाहे वो कुटीर उद्योग हो, चाहे वो छोटे उद्योग हो, चाहे वो घरेलू उद्योग हो, डोमेस्टिक हो, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे। व्यापार बुरी तरीके से धराशायी हो गया था, क्योंकि व्यापार वो नहीं चाहते थे अंग्रेज की जो इंडियंस करें उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग करें, हम लाभ कमाएं, अंग्रेजों की ये नीति थी। तो वाणिज्यिक परिवर्तन किस तरीके से हुआ, तो दादा भाई नौरोजी ने अलग अलग लेखों के द्वारा बताया कि किस तरीके से जो अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के माध्यम से बताया किस तरीके से भारत में गरीबी बढ़ती चली गई। दूसरे के माध्यम से बताया भारत में क्या होना चाहिए था, क्या वांट्स थी, क्या मांगे थी, क्या परिस्थितियां थी, वो क्या होना चाहिए था और क्या हुआ, ये इसके बारे में बताया। अगली बार में बताया भारत की व्यापारिक और वाणिज्यिक स्थिति के बारे में। तो कहने का मतलब इन तीनों लेखों के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने ये पूरी तरीके से स्पष्ट करने की कोशिश की है कि किस तरीके से भारत से ब्रिटेन के लिए धन का बहिर्गमन हो रहा है, धन का निष्कासन हो रहा है, धन बुरी तरीके से जा रहा है। इसके बाद जब ये बहुत विस्तृत रूप में ये सिद्धांत जब आया जनता के सामने, तो मराठा, जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दो बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रकाशित करवाए गए थे, इसमें एक था केसरी और एक था मराठा। तो तिलक ने मराठा समाचार पत्र के माध्यम से इसकी व्याख्या की और लोगों तक इस विचारधारा को पहुंचाया। उसके बाद इसी तरीके से अमृत बाजार पत्रिका, जो कि बहुत फेमस उस समय का समाचार पत्र था, इसमें भी विभिन्न लेख लिखे गए, संपादकीय लिखे गए और उनके माध्यम से इस पूरे सिद्धांत की व्याख्या की गई। इसके बाद 1896 ईस्वी में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो उस अधिवेशन में इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हुई, दादा भाई नौरोजी के सिद्धांत को, जो कि धन बहिर्गमन का सिद्धांत था। इसमें ये मान लिया गया, स्वीकार कर लिया गया कि हाँ, वास्तव में दादा भाई नौरोजी ने भारत की आर्थिक स्थिति का बहुत अच्छा आकलन किया है और अध्ययन किया है, जिसके माध्यम से जो निष्कर्ष निकले हैं वो बिल्कुल सही हैं, ऐसा माना गया। इसके बाद इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पुस्तक लिखी गई आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। 1901 ईस्वी में ये पुस्तक प्रकाशित हुई और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने धन के बहिर्गमन को स्पष्ट किया। यानी खासतौर से जो भारत के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही थी अंग्रेजों के द्वारा, और उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या प्रभाव पड़ रहा था भारत की जनता पर और भारत की इकोनॉमी पर। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो प्रति व्यक्ति आय थी, पर कैपिटा इनकम, वो कितनी थी और किस तरीके से वो भारतीयों के लिए एक अभिशाप थी। कहने का मतलब है, एक बताया गया है कि 1760 ईस्वी के आसपास 20 रुपए थी, फिर वो बढ़कर 30 रुपए हो गई, फिर आगे थोड़ी और बढ़ गई। लेकिन इस सब के बावजूद भी भारत को कोई भी आर्थिक कहना चाहिए परामर्श, सलाह नहीं मिली, आर्थिक विकास की कोई भी रास्ता नहीं मिला कोई भी। तो आर.सी. दत्त साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से भारत की इकोनॉमिक कंडीशन का वर्णन किया है, जिसमें बताया है कि अगर भारत का धन भारत में व्यय कर लिया जाए तो भारत बहुत समृद्ध हो सकता है। उन्होंने इसी बहुत अनिष्ट स्थिति बताई थी और इसी तरीके से ये लगातार भारत के ऊपर बोझ बढ़ता चला गया। भारत का धन तो बाहर जाता रहा और वो ब्रिटेन जो था वो भारत में पूंजी निवेश करता रहा और उस पूंजी निवेश के बदले में हमारे ऊपर कर्ज लाता रहा और उस कर्ज को बराबर हमसे वसूल करता रहा। और जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भी भारत के ऊपर करोड़ों रुपया कर्ज था,
वो उन्होंने रेलवे में लगाया था, सड़कों पर लगाया था और अनेक विभिन्न क्षेत्रों के अंदर पूंजी निवेश किया था, जिसके लिए वो निरंतर हमसे पैसा वसूल करते रहे। तो ये था धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, जो ब्रिटिश काल के अंदर भारत में लागू था और इसके माध्यम से भारत का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया गया था, आर्थिक शोषण किया गया था। पहले वो आर्थिक शोषण व्यक्ति विशेष के ऊपर लागू होता था, फिर वो आर्थिक शोषण ग्रुप में होने लगा, जैसे व्यापारी वर्ग था, वाणिज्यिक वर्ग था, उन पर होने लगा। और उसके बाद 1858 के बाद जो है, जब संरचनात्मक पूंजी निवेश किया अंग्रेजों ने, तो पूरे देश के ऊपर कर्ज हो गया और देश जो है वो मिजरेबल इकोनॉमिक कंडीशन में चला गया, जिसको कि जब हम आज़ाद हुए तो एक तरीके से उजड़ा हुआ हिंदुस्तान हमें प्राप्त हुआ था। हमें फिर से एक नया भारत बनाना था, एक मॉडर्न इंडिया फिर से बनाना था। तो ये थी जानकारी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय।